1962 में भारत को एक ऐसा झटका लगा जिसने देश की कमजोरी को सबके सामने लाकर रख दिया। साइनो इंडियन वॉर के दौरान चाइना ने अचानक हमला किया और भारत इसके लिए तैयार नहीं था। सबसे बड़ी बात यह थी कि भारत का इंटेलिजेंस सिस्टम इस हमले की पहले से कोई सही जानकारी देने में फेल हो गया। इसके बाद 1965 में इंडो पाकिस्तानी वॉर के दौरान भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। युद्ध में भारत ने मजबूती से सामना किया, लेकिन इंटेलिजेंस के मामले में कमी साफ नजर आ रही थी। इन लगातार फेलियर्स ने सरकार को ये समझने पर मजबूर कर दिया कि देश की सुरक्षा के लिए सिर्फ सेना ही नहीं, बल्कि एक मजबूत और एफिशिएंट इंटेलिजेंस सिस्टम भी उतना ही जरूरी है। इसी ज़रूरत को समझते हुए 1968 में एक नई एजेंसी का फॉर्मेशन किया गया, जिसे आज हम रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी RNAW के नाम से जानते हैं। ये एजेंसी देश के बाहर होने वाली हर एक्टिविटी पर नज़र रखने और आने वाले खतरों को पहले ही पहचानने के लिए बनाई गई थी। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि RNAW का फॉर्मेशन कैसे हुआ, इसके पीछे कौन से लोग थे और कैसे इस एजेंसी ने धीरे धीरे दुनिया की सबसे पावरफुल इंटेलिजेंस एजेंसीज में अपनी जगह बनाई। अगर आपको ऐसी हिस्टोरिकल बेस्ड डॉक्यूमेंट्रीज पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज़ादी के बाद भारत के पास एक ही इंटेलिजेंस एजेंसी थी, इंटेलिजेंस ब्यूरो। ये एजेंसी ब्रिटिश समय में बनी थी और इसका मेन फोकस देश के अंदर की गतिविधियों पर नजर रखना था। लेकिन समय के साथ दुनिया बदल रही थी। कोल्ड वॉर का दौर था, बड़े देश एक दूसरे के खिलाफ छुपी हुई जंग लड़ रहे थे। ऐसे में सिर्फ इंटरनल इंटेलिजेंस पर डिपेंड रहना भारत के लिए काफी नहीं था। 1962 के साइनो इंडियन वॉर और 1965 के इंडो पाकिस्तानी वॉर ने यह साफ कर दिया कि भारत फॉरेन इंटेलिजेंस के मामले में काफी पीछे है। ना तो दुश्मन की प्लानिंग का सही अंदाजा लग पा रहा था और ना ही उनकी मूवमेंट्स की टाइम पर जानकारी मिल पा रही थी। इन लगातार फेलियर्स के बाद सरकार को एहसास हुआ कि देश की सुरक्षा के लिए एक अलग और स्पेशलाइज्ड एजेंसी की ज़रूरत है, जो देश के बाहर होने वाली हर एक्टिविटी पर नज़र रख सके और आने वाले खतरों को पहले ही पहचान सके। इसी सोच के साथ 1968 में उस वक्त की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने एक नई इंटेलिजेंस एजेंसी बनाने का फैसला लिया। ये एक ऐसा कदम था जो भारत की सुरक्षा नीति को हमेशा के लिए बदलने वाला था। इसी फैसले के बाद जन्म हुआ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का, जिसे शॉर्ट में RNAW कहा जाता है। इसका मुख्य काम था देश के बाहर होने वाली गतिविधियों पर नजर रखना, दुश्मन देशों की प्लानिंग को समझना और भारत को हर संभव खतरे से पहले ही सतर्क करना। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही था, इतनी इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव एजेंसी की कमांड किसके हाथ में दी जाए? कौन होगा वो व्यक्ति जो इस नई एजेंसी को ग्राउंड से उठाकर एक पावरफुल इंटेलिजेंस नेटवर्क में बदल सके? इस सवाल का जवाब था एक ऐसा आदमी जो स्पॉटलाइट से दूर रहता था, लेकिन सिस्टम के अंदर उसकी पहचान बहुत गहरी थी। एक ऐसा नाम जिसे सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि दुनिया के कई बड़े लीडर्स भी जानते थे। नाम था रामेश्वर नाथ काओ। 10 मई 1918 को बनारस में जन्मे रामेश्वर नाथ काओ एक वेल एजुकेटेड परिवार से संबंध रखते थे। उनके परिवार का एडमिनिस्ट्रेटिव बैकग्राउंड था, लेकिन उनकी जिंदगी शुरू से ही आसान नहीं रही। जब वो सिर्फ 5 साल के थे तब उनके पिता का देहांत हो गया। इसके बाद उनका बचपन अलग अलग शहरों में गुजरा, जहां उन्हें बार बार नई परिस्थितियों के साथ एडजस्ट करना पड़ा। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स और अनस्टेबल लाइफ के बीच उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी। स्कूल के दौरान उन्हें अक्सर उनके सरनेम और शारीरिक बनावट के कारण क्लासमेट्स की तरफ से मजाक और बुलिंग का सामना भी करना पड़ा। लेकिन इन सब के बावजूद उन्होंने अपना फोकस कभी नहीं तोड़ा। उनकी सबसे बड़ी ताकत थी उनका शार्प माइंड और ऑब्जर्व करने की क्षमता। वो कम बोलते थे, लेकिन हर चीज़ को गहराई से समझने की कोशिश करते थे। उन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया और उसके बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स डिग्री हासिल की। इंग्लिश पर उनकी पकड़ काफ़ी मजबूत थी, जो आगे चलकर उनके प्रोफेशनल करियर में काफ़ी काम आई। अपनी पढ़ाई के बाद उन्होंने लॉ की पढ़ाई भी शुरू की, साथ ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी भी करते रहे। इसी दौरान 1940 में उनका सिलेक्शन इंडियन इंपीरियल पुलिस में हो गया, जो आज के इंडियन पुलिस सर्विस का पुराना रूप था। उस समय ब्रिटिश रूल था और पुलिस जैसी हाई पोजीशंस पर ज्यादातर ब्रिटिश ऑफिसर्स ही होते थे। ऐसे में किसी इंडियन ऑफिसर को बराबर का दर्जा मिलना आसान नहीं था। काओ को भी ट्रेनिंग के दौरान कई बार अंडर एस्टिमेट किया गया और उनके साथ भेदभाव जैसा व्यवहार किया गया। लेकिन उन्होंने कभी रिएक्ट करने के बजाय ऑब्जर्व करना और सीखना ही चुना। यही वही क्वालिटी थी जो उन्हें बाकी सबसे अलग बनाती थी। उनका एक सिंपल सा रूल था, एडवाइस देने से ज़्यादा ज़रूरी है खुद एग्जाम्पल बनना, और वही उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में करके दिखाया। 1955 में एक ऐसा केस सामने आया जिसने रामेश्वर नाथ काओ को इंटरनेशनल लेवल पर पहचान दिलाई।
ये केस था कश्मीर प्रिंसेस एयरक्राफ्ट ब्लास्ट का। कश्मीर प्रिंसेस एक पैसेंजर एयरक्राफ्ट था जो हांगकांग से इंडोनेशिया जा रहा था। उड़ान के कुछ ही घंटों बाद साउथ चाइना सी के ऊपर इसमें मिड एयर एक्सप्लोजन हुआ और प्लेन क्रैश हो गया। इस हादसे ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। इस फ्लाइट का सबसे इंपॉर्टेंट पहलू ये था कि चाइना के प्राइम मिनिस्टर चो एन लाई भी इसी एयरक्राफ्ट से ट्रैवल करने वाले थे, लेकिन उन्होंने लास्ट मोमेंट पर अपना प्लान बदल दिया। इस वजह से शक और भी गहरा हो गया कि ये एक टारगेटेड अटैक था। इस सेंसिटिव और कॉम्प्लेक्स केस की इन्वेस्टिगेशन की जिम्मेदारी भारत ने उठाई और ये काम रामेश्वर नाथ काओ को दिया गया। ये उनका पहला बड़ा इंटरनेशनल असाइनमेंट था जहां उन्हें कई देशों की इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ मिलकर काम करना था। काओ ने इस केस पर लगभग 6 महीने तक काम किया। उन्होंने हर छोटी से छोटी डिटेल को ध्यान से एनालाइज किया, अलग अलग देशों के ऑफिशियल्स के साथ कोऑर्डिनेशन बनाया और पूरी साजिश को समझने की कोशिश की। आखिरकार उनकी इन्वेस्टिगेशन ने सच को सामने ला दिया। पता चला कि ये एक प्लांट सैबोटाज था जिसमें ताइवान से जुड़े लोगों का हाथ था। प्लेन में बॉम्ब कैसे रखा गया, किसने रखा और इसके पीछे का मास्टरमाइंड कौन था, काओ ने सब कुछ एक्सपोज कर दिया। उनकी सफल इन्वेस्टिगेशन ने उन्हें इंटरनेशनल लेवल पर एक केपेबल और रिलायबल इंटेलिजेंस ऑफिसर के रूप में एस्टैब्लिश कर दिया। चाइना के प्राइम मिनिस्टर चो वेन लाई भी उनके काम से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी पर्सनल सील उन्हें सम्मान के रूप में भेंट की। ये उनके लिए सिर्फ एक अवार्ड नहीं, बल्कि उनकी क्षमता और प्रोफेशनलिज्म की ग्लोबल रिकग्निशन थी। 1968 के बाद रामेश्वर नाथ काओ ने रिसर्च एंड एनालिसिस विंग को बिल्कुल जीरो से बिल्ड करना शुरू किया। ये सिर्फ एक नई एजेंसी नहीं, बल्कि भारत के इंटेलिजेंस सिस्टम का एक नया दौर था। शुरू से ही इस एजेंसी के लिए काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए गए। सबसे इंपॉर्टेंट रूल था सीक्रेसी। यहाँ काम करने वाले एजेंट्स की पहचान पूरी तरह से गुप्त रखी जाती थी। उनके नाम, उनकी पोस्ट और उनकी आइडेंटिटी तक को पब्लिक रिकॉर्ड से दूर रखा जाता था। आरएनएडब्ल्यू के एजेंट्स को अलग अलग देशों में भेजा गया, जहां उन्हें इंडियन एम्बेसीज और मिशंस में फेक आइडेंटिटीज के साथ तैनात किया जाता था। बाहर से वो एक नॉर्मल ऑफिशियल या एम्प्लॉय लगते थे, लेकिन असल में वो देश के लिए सेंसिटिव इंटेलिजेंस गैदर कर रहे थे। इन एजेंट्स का काम था दुश्मन देशों की प्लानिंग, मिलिट्री एक्टिविटीज और पॉलिटिकल मूवमेंट्स पर नजर रखना और उनसे जुड़ी हर इंपॉर्टेंट जानकारी को भारत तक पहुंचाना। आरएनएडब्ल्यू के ऑपरेशंस हमेशा शांत, सही और बिना किसी शोर के किए जाते थे। हर मिशन को इस तरह एग्जीक्यूट किया जाता था कि उसका कोई सीधा निशान बाहर ना आए। आरएनएडब्ल्यू को मजबूत बनाने के बाद रामेश्वर नाथ काओ का अगला बड़ा टेस्ट जल्द ही सामने आने वाला था। ये टेस्ट था साउथ एशिया में बढ़ती हुई एक बड़ी पॉलिटिकल और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस का। 1971 में पाकिस्तान के ईस्टर्न हिस्सा यानी ईस्ट पाकिस्तान में रिबेलियन शुरू हो गया। वहां की आवाम अपने अधिकारों के लिए खड़ी हो चुकी थी और उनका नेतृत्व कर रहे थे शेख मुजीबुर रहमान। वेस्ट पाकिस्तान की सरकार के कठोर कदमों और मिलिट्री एक्शन के चलते स्थिति और भी खराब होती गई। इसका सीधा असर भारत पर पड़ा, जब लाखों लोग अपनी जान बचाकर इंडिया की सीमा में शरण लेने लगे। इस बढ़ती हुई संकट के बीच रामेश्वर नाथ काओ ने तुरंत एक्शन लिया। आरएनएडब्ल्यू के एजेंट्स को ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान में एक्टिव कर दिया गया, ताकि ग्राउंड लेवल पर हर मूवमेंट और प्लानिंग पर नजर रखी जा सके। इसी दौरान आरएनएडब्ल्यू ने मुक्ति बाहिनी को ट्रेनिंग और स्ट्रेटेजिक सपोर्ट देना शुरू किया। साथ ही पाकिस्तान की मिलिट्री प्लानिंग और कम्युनिकेशन को समझने का काम भी तेजी से किया गया। इस पूरे ऑपरेशन के दौरान काओ ने एक और महत्वपूर्ण स्ट्रैटेजी पर काम किया, जिसे बाद में एक मास्टर स्ट्रोक माना गया। ये था पाकिस्तान के लिए इंडिया के एयर स्पेस को बंद कर देना। इस फैसले के बाद पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट्स को ईस्ट पाकिस्तान पहुंचने के लिए लंबा रास्ता लेना पड़ा। इससे उनकी सप्लाई चेन पर सीधा असर पड़ा, जिसमें समय और संसाधन दोनों की बड़ी हानि हुई। इस तरह धीरे धीरे पाकिस्तान की पोजीशन कमजोर होती गई और भारत को स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिलता गया। इस युद्ध का सबसे बड़ा परिणाम ये रहा कि ईस्ट पाकिस्तान अलग हो गया और एक नए देश का जन्म हुआ, बांग्लादेश। ये जीत सिर्फ एक मिलिट्री विक्ट्री नहीं थी, बल्कि इंटेलिजेंस, प्लानिंग और स्ट्रैटेजी की भी जीत थी, जिसमें आरएनएडब्ल्यू और रामेश्वर नाथ काओ का योगदान बहुत इंपॉर्टेंट था। 1971 के बाद भी रामेश्वर नाथ काओ के लिए काम खत्म नहीं हुआ था। साउथ एशिया में स्टेबिलिटी बनाए रखना अब भी एक बड़ी चुनौती थी। इसी दौरान 1975 में एक और इम्पॉर्टेंट और साइलेंट ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। इस बार टारगेट था सिक्किम। उस समय सिक्किम भारत का प्रोटेक्टोरेट था, लेकिन वहां की पॉलिटिकल सिचुएशन काफी अनस्टेबल हो चुकी थी। जनता मोनार्की के खिलाफ थी और डेमोक्रेटिक सिस्टम की मांग जोर पकड़ रही थी। इस बढ़ते हुए पॉलिटिकल अनरेस्ट के बीच स्थिति धीरे धीरे ऐसी बनी जहां मोनार्की कमजोर पड़ने लगी। अलग अलग पॉलिटिकल मूवमेंट्स और पब्लिक प्रेशर ने राजशाही की पकड़ को कम कर दिया। आखिरकार इस मुद्दे को सुलझाने के लिए एक रेफरेंडम कराया गया। इस रेफरेंडम में लगभग 97% लोगों ने भारत के साथ जुड़ने के पक्ष में वोट दिया। इसके बाद 16 मई 1975 को सिक्किम ऑफिशियली भारत का हिस्सा बन गया।
ये एक ऐसा ऑपरेशन था जो बिना किसी बड़े मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट के पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के थ्रू सफलता से पूरा किया गया। लेकिन इस सफलता के कुछ समय बाद देश की राजनीति में बड़ा परिवर्तन आया। 1977 में देश में पावर चेंज हुआ और नए प्राइम मिनिस्टर बने मोरारजी देसाई। नई सरकार के आने के बाद आरएनएडब्ल्यू के कामकाज पर सवाल उठने लगे। एजेंसी पर इंक्वायरी बैठाई गई और रामेश्वर नाथ काव पर भी शक की नजर डाली गई। लगातार पॉलिटिकल प्रेशर और बदलते माहौल के चलते उन्होंने आरएनएडब्ल्यू से अर्ली रिटायरमेंट लेने का फैसला किया। इसी दौरान एक ऐसा घटनाक्रम भी सामने आया जिसने देश के इंटेलिजेंस सिस्टम को झटका दिया। पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़ी एक सीक्रेट जानकारी लीक हो गई। इसका सीधा असर ग्राउंड पर काम कर रहे एजेंट्स पर पड़ा। कई एजेंट्स की पहचान एक्सपोज हो गई और उन्हें अपनी जान देकर इसकी कीमत चुकानी पड़ी। ये दौर आरएनएडब्ल्यू के लिए सबसे कठिन समय में से एक था, जहां पॉलिटिकल डिसीजंस और इंटेलिजेंस ऑपरेशंस के बीच का संतुलन बिगड़ गया था। आरएनडब्ल्यू से अलग होने के बाद भी रामेश्वर नाथ काव का देश के लिए योगदान यहीं तक सीमित नहीं रहा। कुछ समय बाद उन्हें फिर से देश की सेवा के लिए बुलाया गया, जहां उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के सिक्योरिटी एडवाइजर के रूप में जिम्मेदारी संभाली। इस दौरान उन्होंने भारत की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आगे चलकर स्पेशल फोर्सेस के रूप में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जैसे संगठन के फॉर्मेशन में भी उनका योगदान माना जाता है। लेकिन इतनी बड़ी उपलब्धियों के बावजूद उनकी एक आदत कभी नहीं बदली। वो हमेशा स्पॉटलाइट से दूर रहे। न उन्होंने कभी अपने काम का श्रेय लिया और न ही कभी खुद को सामने लाने की कोशिश की। 20 जनवरी 2002 को भारत ने अपने एक ऐसे ऑफिसर को खो दिया जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी देश की सुरक्षा के लिए समर्पित कर दी, लेकिन खुद हमेशा पर्दे के पीछे ही रहे। उन्होंने कभी मेडल या पहचान की मांग नहीं की। उनका सिर्फ एक ही उद्देश्य था, भारत को सुरक्षित रखना। ये कहानी है उस आदमी की जो दिखाई नहीं देता, लेकिन उसका असर हर जगह महसूस होता है। एक ऐसा नाम जो शायद आम लोगों के लिए अनजान हो, लेकिन इंटेलिजेंस की दुनिया में एक मिसाल है। रामेश्वर नाथ काव, द स्पाई मास्टर। अगर आपको ऐसी स्टोरीज पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।